जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत के एमका प्रोजेक्ट के लिए इंजन बनाने की दौड़ में फ्रांस की सैफ्रॉन और ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस ने अपने ऑफरों को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। दोस्तों, दोनों कंपनियां दावा कर रही हैं कि भारत के साथ एक ऐसा इंजन बनाएंगी जिसमें वेरिएबल साइकिल इंजन तकनीक होगी और इवन वो भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, साथ ही IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी देंगे। ये इंजन 110 से 130 किलोमीटर थ्रस्ट जनरेट करेगा, सुपर क्रूज क्षमता होगी। वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी से जरूरत के हिसाब से इंजन के मोड को बदला जा सकता है, जैसे कि जंग के समय ज्यादा ताकत, लंबी दूरी के लिए ज्यादा ईंधन की बचत। इवन दोस्तों, ये जो वेरिएबल साइकिल इंजन है ये दो मोड्स में काम करता है। हाई थ्रस्ट मोड यानी कि ज्यादा ताकत, हाई एफिशिएंसी मोड यानी कि ईंधन यानी फ्यूल की बचत करना। इससे फाइटर जेट को 30% ज्यादा रेंज और 20% तेज रफ्तार मिलती है। यहाँ पर जो फ्रांस की सैफ्रॉन है वो पहले तो भारत को 50% IPR देने के लिए तैयार था, लेकिन अब वो 100% TOT और IPR देने के लिए राजी हो चुका है। और इवन उन्होंने कहा है कि उनका ये जो इंजन होगा वो M88 से बिल्कुल अलग होगा जो कि रफाल में लगा है, और साथ ही साथ इसमें भी वेरिएबल साइकिल इंजन तकनीक होगी जो कि एमका मार्क 2 और TEDBF के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो दूसरी तरफ दोस्तों, रॉल्स रॉयस जो कि UK का है वो शुरू से भारत को TOT और IPR देने के लिए तैयार रहा है। इवन उन्होंने भी ये ऑफर दिया है कि उनका जो इंजन होगा जो भारत के साथ बनाएंगे नया, इवन उनका भी ये ऑफर है कि वो जो नया इंजन भारत के साथ मिलकर बनाएंगे वो टेम्पेस्ट प्रोग्राम से अलग होगा और इस इंजन की कई विशेषताएं होंगी, जैसे कि थर्मल मैनेजमेंट, इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर कम होगा, आसान मेंटेनेंस के लिए मॉड्यूलर डिजाइन किया जाएगा। भारत में बकायदा इसके लिए एक प्लांट भी खोला जाएगा जहां ये इंजन बनेंगे। दोनों के ऑफर बहुत अच्छे हैं दोस्तों। भारत को इससे एक तो फुल टेक्नोलॉजी मिलेगी, इंजन को चाहे तो भारत बदल भी सकता है, बेच भी सकता है और बिना किसी अनुमति के उनमें चेंजेस भी कर सकता है। और भारत में तो ऑलरेडी जब इंजन का निर्माण हो रहा है तो उससे आत्मनिर्भरता तो बढ़ेगी इस चीज में। अगर मैं बात करूं कुल लागत और टाइमलाइन की, तो अगर आज के समय में ये डील की जाती है तो लागत करीबन 37,000 से 40,000 करोड़ के बीच आ सकती है और करीबन 7 से 10 साल लगेंगे इसके प्रोडक्शन शुरू होने के लिए। मतलब दोनों ही कंपनियों ने शानदार ऑफर भारत को दिया है। दोनों कंपनियां 100% टेक्नोलॉजी भारत को दे रही है और ये इंजन नई पीढ़ी की तकनीक यानी कि वेरिएबल साइकिल इंजन से लैस होगा। विमान काफी ज्यादा ताकतवर, कुशल बनेगा। लेट्स सी क्या होता है, भारत किसको फाइनल करता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जिस हिसाब से सिनेरियो देखा जा रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, इन दोनों में से सबसे बढ़िया ऑफर कौन सा है और किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। भाई दोस्तों, भले ही कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि रशिया के साथ अभी भारत कोई भी डील नहीं कर रहा है, ना ही कोई बड़ी डिफेंस डील कर रहा है, लेकिन रशिया जो है वो हमेशा ऑफर तो देता रहेगा। इवन रशिया ने फिर से एक बड़ा ऑफर दे दिया है भारत को अपने Su-57E और साथ ही साथ Su-35M का, जिसका वो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। Su-57 तो आप सब जानते हैं कि स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन Su-35M जो है वो एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। ये एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये राफेल और F-18 जैसी ताकत रखता है। इसकी खास बात यह कि ये Su-30 MKI के साथ 70 से 80% तक तकनीकी समानता रखता है, मतलब इसका मेंटेनेंस करना आसान होगा। और इवन भारत को इंजन का ऑप्शन भी दिया है। दोनों ही एयरक्राफ्ट्स में AL-41 F1S या फिर आइडलिस 177S इंजन लगेगा। यहाँ पर 177S जो इंजन है दोस्तों वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जा रहा है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है वो 9.5:1 है, यानी कि 142 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। इवन दोस्तों रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर कम करने वाला डिजाइन है इसका। 6000 घंटे की सर्विस लाइफ है। दोनों ऑफर भारत के लिए अच्छे हैं। मतलब है कि अगर भारत किसी को चुनता भी है तो ये एमका के लिए एक बहुत बड़ा जो तकनीकी गैप बना हुआ है उसके लिए पुल का काम करेगा। और Su-35M के आने से इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन की कमी जल्द ही पूरी हो जाएगी। इवन इनमें अस्त्र BVR मिसाइल, रुद्रम 2, विरूपाक्ष रडार जैसे स्वदेशी सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे Su-57 की अगर मैं बात करूं तो अभी भी कहा ही जाता है कि F-35 के सामने ये इतना ज्यादा सक्षम फाइटर जेट नहीं है। इवन रशिया खुद प्रॉब्लम में है सप्लाई चेन के इश्यूज को लेकर। Su-30 MKI के पुर्जे भी वो बहुत देरी से अभी भेज रहा है। और जहां पर मैंने यहाँ पर आइडलिस 177S इंजन की बात की है, इसके अभी टेस्ट नहीं हुए, तो भारत इसीलिए भी तो रशिया से दूरी बना रहा है कि भैया टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि अगर आप समय पर अगर आप अपनी डिलीवरी नहीं कर पा रहे तो हम आगे आपके साथ बड़े रक्षा सौदे कैसे कर सकते हैं। बात यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की नहीं है, बात मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास की है जो कि धीरे धीरे रशिया खोता जा रहा है। वहीं दोस्तों, कल्याणी समूह की कंपनी जो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड है वो अब एक नया आर्टिलरी सिस्टम डेवलप कर रही है।
जो कि 155 mm बटे 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविजर होगी। हालांकि ये सिस्टम भी ATAGS पर बेस्ड होगा। यहाँ पर दोस्तों खास बात है सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविजर की। सेना को ऐसी तोप चाहिए जो किसी भी इलाके में चल सके और खुद ब खुद गोलीबारी कर सके। और ट्रैक वाला हाउविजर कठिन और पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से मूवमेंट और सर्वाइवलिटी रहने की क्षमता भी देता है। और आपको मालूम ही होगा कि कल्याणी ग्रुप ने पहले ही ट्रक पर लगे मार्क गन सिस्टम को तैयार किया है, जो कि IDEX 2025 में भी प्रदर्शित किया गया था। ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविजर को बनाने के लिए कल्याणी ग्रुप या तो खुद का चेसिस बनाएगा या फिर BEML जैसे संस्थाओं के साथ मिलकर प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। एक और ऑप्शन ये है कि वो किसी वैश्विक कंपनी जैसे कि हनवा, जो कि LNT की साझेदार हैं, उनके साथ मिलकर काम करें ताकि एक भरोसेमंद ट्रैक चेसिस पर ATAGS गन लगाई जा सके। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूंगा कि कल्याणी ग्रुप को पहले से ही $155.5 मिलियन का ऑर्डर मिला है, वो भी अर्मीनिया से। इसके अलावा फिलीपींस और अन्य देशों से भी इस गन सिस्टम की काफी डिमांड देखी जा रही है। लेकिन एक ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविजर इंटरनेशनल मार्केट में और ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। यानी कि कल्याणी समूह अब ATAGS गन सिस्टम को एक ट्रैक किए गए व्हीकल पर लगाने की योजना बना रहा है, जिससे कि इंडियन आर्मी को एक ऐसा तोपखाना मिलेगा जो खुद से चलेगा और कहीं भी मार कर सकता है। इससे भारत की खुद की रक्षा जरूरतें पूरी होंगी और इवन एक्सपोर्ट के लिए तो बहुत बड़ा मौका ही रहेगा। वहीं दोस्तों रक्षा मंत्रालय अब चाइनीज कंपोनेंट्स को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हो गया है। इवन ये भी कह दिया गया है कि अब जो भी हथियार सिस्टम है, चाहे वो ड्रोन है या फिर आपके अन्य कोई भी वेपन सिस्टम है, उनमें अगर चाइनीज कंपोनेंट मिलता है तो उसे हटा दिया जाएगा। मकसद साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को अहमियत देना, उसको मजबूत करना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। अब ये फैसला दोस्तों कई कारणों की वजह से भी लिया गया है। चाइना के साथ हमारा तनाव अभी बना हुआ है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि दुनिया भर में चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स पर साइबर खतरे की आशंका बनी हुई है। सप्लाई चेन इनके भरोसेमंद नहीं है, कभी भी रोक सकते हैं। इसीलिए अब हर डिफेंस प्लेटफॉर्म की सप्लाई चेन की जांच की जाएगी, चाहे वो हमारा तेजस फाइटर जेट है, अर्जुन टैंक है, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे सिस्टम है, सबकी जांच होगी कि कहीं कोई चीनी हिस्सा तो इनमें नहीं है। इवन जो हम विदेशों से आयातित भी कर रहे हैं या फिर भारत में भी जो चीजें बन रही है, उन दोनों ही उपकरणों का भी ऑडिट किया जाएगा। बाकायदा रक्षा मंत्रालय इसके लिए एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट को भी नियुक्त करेगा, जो कि सप्लाई चेन की कमजोरियों को पहचान सकते हैं, DRDO की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की लागत की भी समीक्षा ये कर सकते हैं, मेड इन इंडिया के जो दावे किए जा रहे हैं उसकी जांच की जाएगी कि हकीकत में ये कितने सच्चे हैं। सबसे बड़ा फोकस रहेगा स्वदेशी कंपोनेंट्स की गिनती और उनकी क्वालिटी पर। DRDO के द्वारा ट्रांसफर की गई टेक्नोलॉजी कितनी फायदेमंद और असरदार है, ये भी देखा जाएगा। दोस्तों भारत सरकार का ये स्टेप बहुत अच्छा माना जा सकता है, लेकिन इसका एक मैं दूसरा रूप आपको बताना चाहूंगा जो हकीकत है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मैग्नेट और उसका रॉ मटेरियल अभी भी चाइना से ही आता है। ये एक गहरी समस्या बन चुका है दोस्तों, जिसे कि सिर्फ भारत सरकार की मदद और फंडिंग से सुलझाया नहीं जा सकता। बाकायदा इसके लिए नई सप्लाई चेन को डेवलप करना होगा। भारत में ही रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए और एक लॉन्ग स्ट्रैटेजी यहां पर बनानी पड़ेगी। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड सदस्य हैं, उन्होंने अब एक बड़ा स्टेप उठाया जो कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव है। इसका मकसद है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई को सुरक्षित, विविध और भरोसेमंद बनाए रखना। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि चाइना के कई जरूरी खनिजों पर कंट्रोल हो चुका है, जैसे ग्रेफाइट जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए क्वाड देश जो हैं वो चाइना की सप्लाई को रोककर या फिर कीमतें बढ़ाकर उस पर प्रेशर डाल सकते हैं। अमेरिका पहले ही चीन पर सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट को लेकर प्रतिबंध लगा चुका है और ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनका इस्तेमाल बैटरी, चिप्स, मोबाइल फोन, मिसाइलों, सोलर पैनलों में किया जाता है, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, निकल, रेयर अर्थ मेटल्स आदि। हालांकि क्वाड देशों ने भी कहा कि किसी एक देश पर पूरी निर्भरता से हमारी इंडस्ट्री को काफी प्रेशर पड़ सकता है। इवन जो प्राइसेस हैं उनके उसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, सप्लाई को रोका जा सकता है। हालांकि डायरेक्टली चाइना का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारा चाइना की तरफ था। अब कहा जा रहा है कि एक नई सप्लाई चेन बनाई जाएगी, नए देशों से खनिज लाने पर जोर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं चाइना पर निर्भरता कम की जाएगी। वहीं दोस्तों रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाय इंडियन IDDM श्रेणी में 1.05 लाख करोड़ की 10 डिफेंस खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया और इन 10 रक्षा खरीद योजनाओं को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी गई है। अब किन चीजों की खरीद हो रही है यहाँ पर दोस्तों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए कई जरूरी उपकरण खरीदे जाएंगे, जैसे कि भारतीय सेना के लिए आर्मर रिकवरी व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, टाइर सर्विसेज के लिए होगा ये, सरफेस टू एयर मिसाइल, इंडियन नेवी के लिए मूर्ड माइंस जो कि समुद्र में दुश्मन के जहाजों को रोक सकते हैं, माइन काउंटर मेजर वेसल्स, सुपर रैपिड गन माउंट, समरसिबल ऑटोनोमस वेसल्स। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि तीनों सेनाओं की ऑपरेशनल तैयारियां बेहतर होंगी, हवाई सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा काफी मजबूत होगी और इवन भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रीज को बड़ा ऑर्डर मिलेगा, जिससे कि जो रक्षा उपकरण है उसकी सप्लाई चेन मजबूत होगी।
वहीं दोस्तों डीआरडीओ ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है 105 फिन स्टेबलाइज आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सपोर्ट राउंड के लिए, जिसे कि डीसीसीपी मॉडल यानी कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के तहत मिलकर विकसित और उत्पादित किया जाएगा। मतलब साफ है कि डीआरडीओ अब किसी प्राइवेट या सरकारी रक्षा कंपनी के साथ मिलकर इन टैंक राउंड्स को बनाएगा। हालांकि शुरुआत में ट्रायल्स के लिए कम से कम 250 से 1000 राउंड तैयार किए जाएंगे। और ये जो दोस्तों फिन स्टेबलाइज आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सपोर्ट होता है, ये एक टैंक से चलाया जाने वाला गोला है। इसमें तेजी से चलने वाला नुकीला धातु का कोर होता है और ये दुश्मनों के आर्मर्ड व्हीकल्स को छेदने की ताकत रखता है। इसे फिन स्टेबलाइज कहा जाता है ताकि ये सटीक निशाना लगा सके। इसके अलावा भारतीय सेना ने हाई मोबिलिटी रिकॉग्निशंस व्हीकल्स के लिए और साथ ही इससे संबंधित जो उपकरण है उनकी खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। और ये पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत किया जाएगा, मतलब भारत में ही इन्हें बनाया जाएगा और सप्लाई किया जाएगा। सभी 400 वाहन और उपकरणों को 24 महीनों यानी कि 2 साल के भीतर सेना को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ये जो HMRV हैं यानी कि हाई मोबिलिटी रिकॉग्निशंस व्हीकल्स, ये एक ऐसे मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं जो काफी तेज और मजबूत माने जाते हैं, कठिन इलाकों में आसानी से चल सकते हैं, दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने, गश्त करने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसलिए भी काफी जरूरी है क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए ऐसे आधुनिक वाहनों की भारतीय सेना को सख्त जरूरत है। इससे सेना की मूवमेंट और इंटेलिजेंस क्षमता बढ़ेगी। वहीं दोस्तों अमेरिका का कहना है कि वो भारत के साथ मिलकर कुछ बड़े डिफेंस समझौते कर सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेस ने कहा कि हम भारत के साथ बड़ी डिफेंस डील्स की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें कि 6 अतिरिक्त P-8I निगरानी विमान है, 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होगा और अन्य जो हमारी जो डील्स लेट हुई हैं उसको फाइनल रूप देना होगा। अमेरिका यहाँ पर दोस्तों कितना भरोसा दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत को, लेकिन हकीकत में अगर आपको बताऊं तो आप देखिए F404 इंजन 2 साल की देरी इसको हो चुकी है, F414 इंजन में 1 साल की देरी हो चुकी है, 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए 18 महीने की देरी हुई है, ठीक है, और इवन MS-60R Seahawk हेलीकॉप्टरों के लिए 2 साल की देरी हुई। मतलब साफ है कि अमेरिका बड़े बड़े वादे तो करता है लेकिन जमीन पर डिलीवरी में भरोसे की कमी दिख रही है। इवन यहाँ पर अब भारत को वास्तविकता और व्यवहारिकता के आधार पर सोचने की सख्त जरूरत है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि टाइम पर आपूर्ति करना भी जरूरी होता है। और इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की एयर डिफेंस जरूरतों को पूरा करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की QRSAM मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। इसे 2 से 3 मिनट में डिप्लॉय किया जा सकता है, सभी मौसम और हर हालत में काम कर सकता है। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और भारत ने 3 साल का ज्वाइंट डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट डीआरडीओ की नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफी लेबोरेटरी और ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के बीच शुरू होगा। इसका उद्देश्य है कि समुद्र के नीचे यानी कि अंडर सी सर्विलांस की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना, खासकर पनडुब्बियों और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स का जल्द पता लगाया जा सके। और इसमें टोड एरे टारगेट मोशन एनालिसिस पर काम किया जाएगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि एक लंबी सेंसर वाली तार पानी में खींची जाती है। इससे दुश्मन की पनडुब्बियों की आवाज, उनकी दिशा और स्पीड का पता लगाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत सटीकता से छिपे हुए अंडर वाटर टारगेट्स को पहचानने में मदद करती है। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि समुद्री सीमाओं की सुरक्षा मजबूत होगी, पनडुब्बियों और दुश्मन के अंडर वाटर ड्रोन्स को पहले ही पकड़ा जा सकेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मजबूत डिफेंस सहयोग भी बढ़ेगा। तो फिलहाल इतने बजे के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।